कितनी होगी, के इक्वल टू 1/2 mv² बाय मैकेनिकल एनर्जी MECHANICL मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लो, एनर्जी कंजर्वेशन लो। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लो क्या कहता है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालोगे, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना, देखो क्या निकालेंगे, ये कितना है, यहां से यहां तक डिस्टेंस बताओ कितनी बार, बताओ। अरे ये पूरी आर है तो 2r नहीं हो गई, कितनी हो गई 2r, तो ये mg h माइनस 2r इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट बात समझ आई। अब हमें पता है एंड वी ऑल्सो नो दैट एट क्रिटिकल पॉइंट वेलोसिटी ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, √gr से। ठीक है, यहां से वेलोसिटी निकल सकता है m से, m करके 2 के मल्टीप्लाई में कर दो, कितना है 2g h माइनस 2r, समझ आ रहा है, बट 2 के मल्टीप्लाई में कर दी ना, 2 के मल्टीप्लाई में कर दी, कितना है 2g h माइनस 2r, ये वेलोसिटी आ गई, और आई थिंक उसका अंडर रूट भी आएगा, देखिए जरा 2g h माइनस 2r का अंडर रूट भी आ रहा है, ग्रेटर देन √gr, जी कट गया, तो बचा कितना 2h माइनस 2r ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आएगा 2h माइनस 2 3 4r ग्रेटर देन, इस चीज को इधर लाओ 2h ग्रेटर देन 4 और 1 5, ये r प्लस 4r, 2h ग्रेटर देन 4 और 1 5 5r एम्प्लाइज h शुड बी ग्रेटर देन 5r/2। ठीक है, अब तुम इसका सॉल्यूशन देखना, थोड़ा इनने वेलोसिटी निकाल, वैसे डिफरेंस निकाला है, पहले अपर्चर जी वहां निकाल लिए, फिर डिफरेंस निकाला है, फिर उसको काइनेटिक वेलोसिटी कंपेयर करिए, सब जगह है। इतनी बात समझ आई। ठीक, तो ये भी उसका एग्जांपल था, एनर्जी पोटेंशियल कंजर्वेशन होगा। तुम्हारे पास अगर एस सी अग्रवाल है तो तुम एस सी अग्रवाल को जरूर देखना, उसके एग्जाम्पल से तुम ज्यादा से ज्यादा समझ पाओगे क्या कह रखा है इसमें। एक क्वेश्चन और ऐसा दिया है, तो मैं इसका एग्जाम्पल कराता हूँ, मैं अग्रवाल के वर्क एनर्जी थ्योरम में, उसमें अच्छे दी होंगे। चलो ये क्वेश्चन कर रहे देखते हैं, बताना समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तुम्हारे पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ, और अगर तुम यूपी बोर्ड के हो तो तुम्हारे पास इसका HS अग्रवाल वगैरह बुक होगी। वो वाला रुमाल कहाँ गया अपना, उससे यार बहुत स्मूथली पता भी नहीं चलता, यही तो है वो ना। हाँ, ये बढ़िया मिटाता है, देखो कितना बढ़िया मिटाएगा, देखो कानों कान खबर नहीं होगी किसी को। मैं सोचा था वो भी अच्छा मिटाएगा, इसलिए मैंने बनाया था, नहीं मिटा तो क्या कर सकते। 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं HS अग्रवाल से, पेज नंबर लिख दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास जब वहाँ पहुँच जाओ और किसी के पास ऐसी बुक हो HS अग्रवाल तो चाहिए, और समझे इस क्वेश्चन में क्या कहना है। ठीक, तो आपका ये है, अरे गिरेगा वगैरह। ठीक है भाई, तो ये आपका पेज 324 SC अग्रवाल, क्या नाम है, नाम जो SC अग्रवाल, SC अग्रवाल, अग्रवाल की स्पेलिंग क्या होगी, AG अग्र WL अग्रवाल। इसमें क्वेश्चन ये कहा गया है, हिंदी में है, ये दोलक के गोलक का वेग 3 मीटर में, देखा है हिंदी कितनी जगह 3 मीटर पर सेकंड का वेग है, जबकि यह अपनी निम्नतम स्थिति से गुजरता है जब यह साधन कोण मतलब इसकी चाल कितनी होगी। अच्छा, एक दोलक मतलब बोब दे रखा है जो इस तरीके से है,
और ये यहाँ पर जमीन पर जो है ये यहाँ से गुजरता है, इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब कहीं से छोड़ा गया है। ठीक है, ये पूछ रहा है इसकी वेलोसिटी तब कितनी होगी जब ये जमीन से यहाँ पर एंगल 60 डिग्री बनाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क पूछी गई है, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछी गई। तो अगर आप इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट लगाएंगे क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा। लेंथ दे रखिए, लेंथ दे रखिए, एल की वैल्यू दे रखिए, एल इक्वल टू 0.5 मीटर और कह रखा है जी की वैल्यू आप ले सकते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बताओ गौरव जी कैसे करना चाहोगे आप? तो सबसे सिंपल सी बात है, तो सिंपल सा कंसेप्ट दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज पोटेंशियल इंक्रीजमेंट है, बिल्कुल सही। बात समझ आ रही है? ठीक, कैसे कर सकते हैं सिंपल तरीका, या तो आप इसे जमीन मान ले या आप ऊपर को जमीन मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को बराबर से ठीक चलेगा। जब आप इसे जमीन मानेंगे तो आप मानेंगे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यू इनिशियल क्या है 0 है, और काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल कितना है 1/2 mv², 1/2 मास दे रखा है क्या, मास दिया होगा, काइनेटिक एनर्जी मास नहीं दिया होगा तो कटेगा फिर कंजर्वेशन के दौरान। 1 दोलक का वेग नहीं रखा मास, एम वेलोसिटी कितनी रखी है 3 तिया 9 जगह 9/2 एम, के इनिशियल हो गया। ठीक है, तो जोड़ोगे तो इतने आएगा। वास्तव में जो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में लगाता हूँ, वास्तव में एनर्जी कंजर्वेशन लो ही है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यहाँ लगाऊंगा तो सिर्फ काइनेटिक बचेगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये ऊंचाई तुम्हें बतानी पड़ेगी, जो ट्रैजेक्टरी इस तरीके से, ये ऊंचाई बताओ कितनी है, कैसे निकालेंगे बताओ, क्या निकालेंगे? ये अगर एल है तो इसका इधर कंपोनेंट देखो कितना होगा, यहाँ तक की डिस्टेंस होगी एल कोस थीटा, कितनी होगी एल कोस थीटा, समझ आ रही? पूरी चीज एल थी, पूरी चीज एल थी, एल कोस थीटा निकाल दिया तो ये बचा कितना एल माइनस एल कोस थीटा। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितनी होगी, यू फाइनल इक्वल टू एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी क्यू फाइनल 1/2 mv²। कोई दिक्कत? ठीक, यहाँ पर एक चीज और दे रखिए, mgl 1 माइनस कोस 60 डिग्री, कोस 60 sin 30 √3/2। ठीक, बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कितना था 0 प्लस 9/10 9/2 m इक्वल टू कितना है mgl की वैल्यू कितनी 0.5 रख लेंगे, चलो mgl ब्रैकेट में 1 माइनस cos 3/2 होगा, क्या cos 60 1/2, अच्छा cos 60 sin 30 1/2, हाँ cos 60 sin 30 1/2, एक में 7 आ गया, आधा ही बचेगा mgl/2 प्लस के फाइनल कितना होगा 1/2 mv²। तो दिक्कत ठीक, क्या m कट रहा है, कट तो रहा है कॉमनली इसीलिए नहीं दे रखा था, m/2 कट गया, कितना था 9 इक्वल टू gl, ये gl है प्लस v²। तो gl कितना, y की वैल्यू कितनी है 5, इधर लाओ 9 माइनस 5 इक्वल टू v² एम्प्लाइज 2। ठीक है, 2 मिनट बताएंगे। एक और क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में मेंशन, ये क्वेश्चन में आया क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन जो तुम करोगे ना ऐसे सवाल के, देखो जो रीजन क्या है मैं बताऊँ, मैकेनिक्स हार्ड लगती है या जो भी है, रीजन उसका ये है, हम जो लोग जैम की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें सिर्फ मैकेनिक्स नहीं पढ़नी होती, उन्हें पढ़ने होते हैं 56 तरीके की चीजें, लगभग 7-8-9 चीजें विषय निकल आते हैं, 7-8-9 विषय निकलेंगे तो उन सब चीजों करते करते ये सारे कंसेप्ट भूल जाते हैं। उनको पक्का करने का एक ही तरीका है, छोटे छोटे सवाल भी करें। जब छोटे छोटे सवाल एच.एस. अग्रवाल के या जो आपके एस.सी. वर्मा के करेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस बैठ जाएगी, हम कहाँ पे एनर्जी डिफरेंस लेना है, कहाँ वो क्वेश्चन आपका वर्क एनर्जी का नहीं है, ये सब बढ़ेंगे। वरना कि क्वेश्चन है इजी पर हमारा सिलेबस ज्यादा हो जाता है, इस वजह से हमें हार्ड लगते हैं। पेज है 325, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ और इस बुकलेट को तुम ले लेना और नोट करना। क्या हुआ क्वेश्चन बताओ, ना कुछ नहीं, बताओ ना सही में कुछ नहीं, ठीक है बताओ भाई। पेज नंबर है 325, पेज हो गया 325 और क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल है 16। पोटेंशियल का फंक्शन दे रखा है u इक्वल टू, बताओ समथिंग कैसे कर सकते हैं, 6x² माइनस का 7xy प्लस का 8y² प्लस का 32z। ठीक, इस पोटेंशियल के अंडर में, इस पोटेंशियल में अंडर में एक पार्टिकल है जो किसी पॉइंट पर रखा है। पार्टिकल
the particle is located at -2, 0, 5। तो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फोर्स के एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें फोर्स कैलकुलेट करनी, देन कैलकुलेट द x, y, and z component of force, तरीका क्या आता है? सॉल्यूशन देखेंगे। बताओ क्या होता है फोर्स निकालने का? F = -grad F = -grad u। फॉर्मूला है कोई चीज? है। ठीक है, बताओ। F = -grad u। क्वेश्चन में कहा गया है इस पोटेंशियल रीजन के अंदर अगर ये पॉइंट होगा, पोटेंशियल फंक्शन रखा है, इस पोटेंशियल रीजन के अंदर कोई पॉइंट होगा तो सीधी बात है, अगर पोटेंशियल वेरिएबल पर डिपेंडेंट है इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट है, उस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से फील्ड चेंज हो रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इस सिचुएशन में 3 डायमेंशनल फोर्स लगेगा तो उस फोर्स के 3 कंपोनेंट क्या होंगे? तो लिखेंगे वी नो इसका ज्यादा पास हो गया। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन वी नो दैट। बताओ कितना होगा? F = माइनस का ग्रेड यू। एफ की वैल्यू कितनी होगी? -del/del x i कैप del/del x j कैप del/del z। ठीक है, ये होता है fx, ये होता है fy, ये होता है fz। f क्या होता है? एम्प्लाइज अगर किसी को fx निकालना है क्या निकालेंगे? माइनस का del f ओवर del u ओवर del x आई कैप। तो कितना है? माइनस का del/del x। फंक्शन कितना रखा है? राइट कर दो क्या? बताओ ये होगा 12x 12x -7y 16y x के हिसाब से इतना आई कैप। सही है। एम्प्लाइज एफ जेड बताओ, वाई बताओ, बताओ भाई। -2, कितना है? -7x 7x + 16y प्लस 16y जी कैप। जेड कैप बताओ। 32 बस ये है ना? ठीक है, इसमें जस्ट फोर्स निकालना था। अगर आपको उस तरह के पोटेंशियल के फॉर्मूले मिलेंगे तो उन्हें जस्ट चेंज करना है। ठीक, उसके जरिए कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और ढूंढता हूँ, अगर हो जाए मिल जाए तो, वरना फिर हम आपको बताते हैं कोलिजन के बारे में। क्वेश्चन था तो इसमें, चलो ये क्वेश्चन देख लो, कर लोगे वैसे फिर मैं बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन दे रखा है, कर तो दो गई। पेज 327 पर है, क्वेश्चन नंबर 19 है। डायग्राम दे रखा है ऐसा, टेढ़ा मेढ़ा, और यहाँ से कोई पार्टिकल छोड़ा जाता है और उसकी वेलोसिटी यहाँ क्यों पर बतानी है और यहाँ आर पर बतानी है। ऐसे है डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस रखी, यहाँ तक की डिस्टेंस रखी कितनी है? 0.8 मीटर, और यहाँ की डिस्टेंस रखिए 0.5 मीटर। क्वेश्चन में कहा गया है चित्र में एक गोली है बीट ग्रेजुएशन तल पर खिसक रही है। यदि बिंदु P गोली की चाल 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर देखिए वेलोसिटी भी किया जाए 2 मीटर पर सेकंड, तो Q और R पर इसकी चालें क्या होंगी? बड़ी सीधी सी बात है, हर जगह टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहनी क्या रहेंगी? टोटल एनर्जी संरक्षित रहनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या रहेंगे? काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, आंसर आपका हर जगह निकल जाएगा। बात होना है, क्वेश्चन इजी होगा। कैसे करेंगे काइनेटिक पोटेंशियल बताओ? इसके आगे वाला क्वेश्चन ढूंढना है। काइनेटिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ बताओ? K = 1/2 mv²। ठीक, और पोटेंशियल कितनी होगी? mgh। बताओ कितना है यहाँ पे टोटल एनर्जी को? ये चीज नोट करते हैं,
1/2 m, वेलोसिटी कितनी है 2, 4 हो गया, प्लस m g की वैल्यू 8, ठीक है। g की वैल्यू 10 रख दी ना मैंने, ये समझ आएगा। सही 2 दूनी 4, कितना हो गया 2m हो गया, और 8m हो गया, 8 9 10m हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर सिर्फ उसके पास टोटल एनर्जी के नाम पर क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी, 1/2 mv²। तो जब मैं इसके बराबर रखूंगा 1/2 mv² के बराबर, तो m से m कटेगा, 10 दूनी 20, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, √20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आई? और यहाँ पर निकालने का तरीका क्या है, इस चीज को जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है उसको इस पोटेंशियल के बराबर रख दो, या इसके डिफरेंस के बराबर रख दो। बात समझ आ रही? नहीं समझ में आया? दो तरीके से निकाला जा सकता है, या तो इस काइनेटिक एनर्जी को इस पोटेंशियल के बराबर रख दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 mv², यहाँ पे जो भी होगी, प्लस पोटेंशियल कितनी है mgh, 5 आ गया, ठीक है। इस हर जगह की एनर्जी को बराबर कर सकते हो, तो मैं इस एनर्जी को इसके बराबर कर रहा हूँ, जब इस एनर्जी को इसके बराबर करूंगा तो कुछ कट रहा है, पूरा कट गया, नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी अलग है ना। देखो इन दोनों को इक्वेट करो, कितना है 1/2 m, v² का मान कितना है 20, ठीक है, बराबर 1/2 mv² = 5m, 10 = 1/2 v² + 5, इसको बताया 5 = 1/2 v², 5 दूनी 10, m + v = 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 5 10, √10 मीटर पर सेकेंड। आ गया? तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के तरीके से करे जा सकते हैं सवाल, ठीक है। कोलिजन की तरफ आसान है कि तुलनात्मक बुकलेट तुलनात्मक आसान है कि इसमें क्वेश्चन जो आप करवा रहे हो इसमें बुकलेट में क्वेश्चन नहीं है ना इसके, है नहीं, बुकलेट में क्वेश्चन नहीं, बुकलेट में क्वेश्चन हो तो बुकलेट क्वेश्चन करा देता है। बुकलेट में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इन पर प्रैक्टिस बने, इसलिए करवाए जा रहे हैं। तो बुकलेट इसमें से कर लेंगे जो आप करवा रहे हो। इसमें से करना 2-3 क्वेश्चन, ठीक। अब बात करते हैं कोलिजन की, कोलिजन की बात करते हैं, इसे कहते हैं संघट। COLLISION, ठीक, हैशटैग कोलिजन, COLLISION कोलिजन, संघट। दो टाइप का हो सकता है, नंबर 1D कोलिजन, हमारे सिलेबस में 2D कोलिजन। 1D के अंदर भी 3 टाइप के होते हैं, या कोलिजन को 3 टाइप से माना जाता है। क्या होता है, इलास्टिक, और दूसरा नॉन इलास्टिक, तीसरा परफेक्ट नॉन इलास्टिक, परफेक्ट नॉन इलास्टिक, ELAS stay elastic, ELAS stay elastic, ठीक है। Collision is a interaction process, INTERACTION, interaction process between two particles, between two bodies when they interact and change their direction of motion, energy, etc. बात समझ आ रही? एक इंटरेक्शन प्रोसेस है जिसके अंदर वो अपने एनर्जी को और मोशन को चेंज कर सकते हैं। मान दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराए, टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर गए, तो हम कहेंगे भाई कि उनके बीच में कोलिजन हुआ है, ठीक। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है, और ये दीवार है, दीवार से टकराने के बाद ये विपरीत डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई दीवार के बीच में उस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हुआ है, कोलिजन हुआ, ठीक। कोलिजन दो टाइप का हो सकता है, इलास्टिक, नॉन इलास्टिक। पर ड्यूरिंग कोलिजन, the momentum of the object remain conserved, but the kinetic
energy of the system can be or cannot be or can not be conserved on the basis of kinetic energy conservation. Collision are classified in two type. दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है. किसके बेस पर? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी या नहीं, इस बेस पर. बहरहाल लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही. बात समझ में आ रही? ठीक, तो पहले हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की. तो बात आती है किसकी? नंबर 1 elastic collision. In this type of collision, the linear momentum, and kinetic energy of the system remain conserved. नंबर दूसरा कौन सा होता है? इनलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? एनर्जी का लॉस या फिर in this type of collision the linear momentum remain conserved but the kinetic energy do not conserve. इसी के अंदर एक पार्ट आता है तीसरा, मान लो उसे परफेक्ट नॉन इलास्टिक या इनइलास्टिक कोलिजन. परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन इसे कहते हैं when after collision object is stuck माने अटक जाना in another object then it is called perfect inelastic collision. ठीक है. उदाहरण के लिए आप किसी गेट को गोली मार रहे हो, मारने के बाद वो गेट क्या हुआ, गोली इसमें फंस गई और गेट खुल गया. तब उसे कहा जाएगा परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन. उसके मैं बहुत सारे अच्छे एग्जांपल भी दे सकता हूँ. मान लीजिए आपने साउथ की मूवी देखी है, तो साउथ की मूवीज में क्या होता है कि जो हीरो होता है उसे बहुत सारी अद्भुत शक्तियां दी जाती हैं कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर सकता है, वो भौतिकी के नियमों को चुनौती दे सकता है. ये सत्य बात है. आप देखेंगे कार वार को ऐसे फूक मार पड़, तो वहां पे आपको इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन देखने को मिल सकता है. जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर देखें कि मान लीजिए ये एक साउथ का सुपरस्टार बैठा हुआ है और आपने यहाँ से विलन ने गोली मार दी, तो यहाँ पे दो चीज हो सकती हैं. वो फूक मारेगा और ये गोली वापस चली जाएगी, ये भी देखने को मिल सकती है. तो इसने गोली चली यहाँ से और यहाँ पर गया और इसे टकरा के गोली जो है नीचे गिर गई. एक टाइप का कोलिजन तो आपको ये मिलेगा. ये क्या होता है, साउथ की मूवी में देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये आपका इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल हुआ कि टकरा के गोली वापस आ गई. अब बात आता है इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा. रियल लाइफ में क्या होता है कि रियल लाइफ में आप इसे गोली मारेंगे और ये बंदा जो होगा वो यहाँ होगा, गोली खोपड़ी पे लगेगी और अंदर फंसी रहेगी और ये उड़ के इतनी दूर गिरेगा गोली के साथ. ये रियल लाइफ का एग्जांपल है. तो रियल लाइफ में जब कोई ऑब्जेक्ट जाए और दूसरे से टकरा कर उसी से स्टक हो जाए, तो उसी में अटक जाए, तो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन होता है. क्या होता है? परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन होता है. अब इस दौरान हम देखेंगे यहाँ पे इलास्टिक भी हो सकता है, इनइलास्टिक भी हो सकता है, वो कंजर्वेशन पे डिपेंड कर रहा है. लेकिन परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में हमेशा
चीज उस पर अटक जाएगी। मान लीजिए कोई गेट है, खुल नहीं रहा है, तो आपने गोली मारी, गोली गेट में फंस गई और आप गेट खुल गया, तो वो आएगा परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा एग्जांपल। तो हम 1D एनालिसिस करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन का। तो हम किसका पढ़ने जा रहे हैं? वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन का मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। समझेंगे ध्यान से? ठीक। हैशटैग मैथमेटिकल MATHEMATICL मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक ELAST इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है आपका, पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिक ELASTIC इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। इसका मास हमने पूछा बोला m1, इसका मास हमने पूछा m2 है। किसी दौरान ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने के बाद जो भी इनके साथ गुणा भाग होती है, उसके बाद पहला वाला ऑब्जेक्ट जो है वो v1 वेलोसिटी से मूव करता है और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव करता है। मास m1 और m2 ही रहते हैं, बिल्कुल ठीक। बड़ी सीधी सी बात है, जब ये लोग मूव कर रहे थे तो पीछे वाला जब आगे से टकराएगा तो इस दौरान ये इससे पहले u1 की वेलोसिटी हमेशा u2 से ज्यादा होनी चाहिए, तो u1 इज ग्रेटर देन u2 है, तभी तो पीछे से आगे टकराएगा। टकराने के दौरान मैंने ऊपर कहा है कि हम मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं किसका? इलास्टिक कोलिजन का। इसका मतलब इसके अंदर लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। और मैंने क्या बताया कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं, वो मेंशन रहेगा क्वेश्चन में कोई इलास्टिक कोलिजन है या नहीं। तो अगर ये वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। सो बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या होता है भाई? m1 u1 टक्कर से पहले हम देखते, टक्कर से पहले का डायग्राम ये है, टक्कर से पहले इसका टोटल आपका लीनियर मोमेंटम देखना है। टक्कर से पहले टोटल लीनियर मोमेंटम कितना है इसका? m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर कोलिजन से बाद में लीनियर मोमेंटम कितना है? m1 v1 और m2 v2 कितना है? m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। ये थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, इस चीज को आप इधर ले आओ, कितना हो गया? m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर m2 v2 माइनस m2 u2। कॉमन क्या आ रहा है? m1 कॉमन ले लिए, u1 माइनस v1 बराबर m2 कॉमन ले लिए, v2 माइनस u2। सही है? सही है। इक्वेशन फर्स्ट बाय काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है? 1/2 mu1 स्क्वायर प्लस 1/2 mu2 स्क्वायर बराबर 1/2 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 v2 स्क्वायर। हमें v1 v2 निकालने हैं, उसके लिए हम जितनी भी जुगाड़ बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे। u1 स्क्वायर माइनस के v1 स्क्वायर बराबर 1/2 m समझ आ रहा है? v2 स्क्वायर माइनस क्या समझ नहीं आया क्या कह रहे? तो लिखा था मैंने m1 अब देखो पता नहीं, इधर लाइक कॉमन लिया है, m2 v2 स्क्वायर माइनस के u2 स्क्वायर पता ना रही। क्वेश्चन क्या है? 2। और v1 v2 निकालने क्या करते हैं हम लोग? इसको इससे डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। ये समझ आई बात पूरी? वैसे तो सिर्फ हमें मोमेंटम नॉर्मली मैं कराता नहीं, पर मैं थोड़ा केसेस बताना चाह रहा हूँ, सिचुएशन क्या क्या बन सकती है, इसीलिए मैं आपको पूरा वो प्रूफ करवा रहा हूँ जो वेलोसिटी लानी है। अदरवाइज हम प्रूफ ना करवाते, सिर्फ फॉर्मूला आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन हो जाते हैं। पर कर दे रहे हैं वेलोसिटी प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, बताओ कितना लिखा ऊपर फर्स्ट? m1 ब्रैकेट में u1 माइनस v1 अपॉन कितना रखा है? 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस के v1 स्क्वायर कितना आ गया? m2 v2 माइनस u2 अपॉन 1/2
m2 v2 स्क्वायर माइनस के कैंसिल हुआ है, ये 2 चला गया ऊपर, 2u1 माइनस v1, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, u1 प्लस v1, u1 माइनस v1 v2 माइनस u2 अपॉन v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2, 2 चला गया, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ठीक, इसमें मल्टीप्लाई करो कितना है, v2 प्लस u2 इक्वल टू u1 प्लस v1। तो पहले हमें मान लेते हैं, पहले हमें v1 निकालना है, तो v1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v2 का मान रख देंगे, v2 का मान कितना है, u1 प्लस v1, इसको ले आओ माइनस के u2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, फिर फर्स्ट का हमारे पास यही मान हो कितना, m1 u1 माइनस v1 बराबर m2 v2 माइनस u2 है, तो v2 का मान रख दो कितना है, u1 प्लस v1 माइनस u2 और माइनस u2 है, दिख रहा है, माइनस u2, सोल्व करो कितना है, m1 u1 माइनस v1 बराबर m2 u1 प्लस v1 माइनस 2u2। वैल्यू किस निकालनी है, मैंने v1 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे v1 की वैल्यू बताओ, बताओ कितना है, m1 u1 माइनस v1 मल्टीप्लाई कर लो ना, लॉग भी कर लेंगे, m2 u1 प्लस v1 माइनस 2u2 मल्टीप्लाई करो कितना है, m1 u1 m1 v1 m2 u1 m2 v1 2 m2 u2, कोई दिक्कत, एक इन सब चीजों को इधर ले आओ, कितना होगा, m1 u1 इसको इधर लाओ माइनस के m2 u1 इसको इधर लाओ प्लस के उधर गया 2m2 u2 बराबर ये कितना है, m2 v1, ये चीज हो जाओ m1 v1 2 है 1 है, सही, फिर चेक कर लेंगे एक बार कितना लिखा हुआ है, m1 u1 ये रहा m1 u1, यहाँ से कितना आया m1 u1 ये रहा m1 u1 ये रहा, अब यहाँ से लेकर आना है हमें m2 u1 लेकर आए, m2 u1 ये वाला माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये आगे प्लस का हो गया, तो इसको रख दिया ऐसे ही, सॉरी इसको रख दिया ऐसे ही और ये रख दिया यहाँ पर, सब सही है ना पक्का, ये वाली टर्म यहीं आ गई और जी m2 u1 वाली टर्म यहाँ आ गई, ये वाली टर्म यहाँ आ गई, इसको ऐसे उतारा, ये चीज आ गई, ठीक है, बताओ कितना है, m1 u1 माइनस के कॉमन आ रहे हैं दोनों में से, क्या आ रहा है, u1 आ रहा है, कितना आ रहा है, u1 कितना जगह m1 माइनस m2 प्लस के 2m2 u2 बराबर कौन कितना आ रहा है, v1 कितना जगह m1 प्लस m2, इसको नीचे लाओ कितना है, u1 m1 माइनस m2 अपन m1 प्लस m2 प्लस के 2 m2 u2 अपन m1 प्लस m2 इक्वल टू v1 कितना है, एम्प्लाइज v1 इक्वल टू u1 ब्रैकेट में m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस का 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड का है, ये है कितना, इसमें रख दो v2 मिल जाएगा, बताओ कितना आएगा, थर्ड में रख दो v2 मिल जाएगा आपको, बताओ कितना है, एम्प्लाइज v2 इक्वल टू u1 प्लस v1 की वैल्यू कितनी बोलो, कितनी, u1 ब्रैकेट में m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस ये क्या चीज है, u2 u1 है,
U2 है पक्का U2। बताओ सॉल्व करो। यहाँ पे कॉमन एलसीएम ले सकते हैं। V2 इक्वल टू कॉमन एलसीएम ले लो M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा U1 कॉमन ले लिया M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2 प्लस 2M2 U2 यहाँ पे एलसीएम ले लो कितना है M1 प्लस M2 और माइनस इसके मल्टीप्लाई इसमें कर दे M1 प्लस M2 और यहाँ ब्रैकेट में U2 कॉमन ले लिया ठीक है समझ आ रहा है। M2 से M2 कैंसिल हो गया कितना है V2 इक्वल टू 2U1 इंटू M1 M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M2 2M2 में सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2M2 माइनस के M1 माइनस के M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 V2 इक्वल टू कितना आ गया 2U1 M1 कुछ उठाया बराबर सही नहीं तो अपन नीचे कितना होता है M1 प्लस M2 प्लस यहाँ घटाएंगे कितना है M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। ये आपकी दो वेलोसिटीज आ गई ठीक है। ठीक जो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी अपने साइड में लगते हैं उनके स्पेशल केस को समझते हैं ठीक है। तो ये बताएंगे दोनों वेलोसिटीज कितनी कितनी है बाद में मैच करेंगे। अगर स्पेशल केस में सही बैठेंगे तो फिर सही होंगी। ठीक है ऑप्शन वेलोसिटी किसके बाद की है ये वेलोसिटीज हैं ऑब्जेक्ट की किसके बाद कोलिजन के बाद किसके बाद है कोलिजन के बाद। तो वेलोसिटी आप तक कोलिजन लिखते हैं और इसके स्पेशल केसेस को समझेंगे और देखेंगे वो रियल लाइफ में काम आते हैं या नहीं। रियल लाइफ में इसके एग्जांपल कैसे सेटल बैठेंगे ये वेलोसिटीज हैं आफ्टर कोलिजन के ठीक है। एक बार मैच कर लेते हैं। दो टाइप की वेलोसिटी आएंगी। पहली वेलोसिटी होनी चाहिए v1 इक्वल टू u1 दूसरी वेलोसिटी m2 माइनस m1 दूसरी वेलोसिटी कितनी है ये है m1 माइनस m2 माइनस बाहर है m2 माइनस ये है m1 माइनस m2 माइनस बाहर है ये है m2 माइनस m1 बाहर ठीक है बिल्कुल सही आपकी वेलोसिटी ठीक है। हेंस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन बताओ कितना है v1 की वैल्यू कितनी है m1 माइनस m2 अपॉन कितनी बार m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 वहाँ v2 कितनी है 2u1 m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 m1 प्लस m2 इंटू u2। बहुत सारे स्पेशल केसेस को डिफाइन किया गया है और किया जा सकता है भी जो मुझे सुंदर लगते हैं मैं सिर्फ उन्हीं का ही व्याख्यान करूंगा ठीक है। बाकी कोई आवश्यकता नहीं है बस ये कोलिजन की सुंदरता बताने की जरूरत थी इसलिए बता दिया मैंने। अदरवाइज सिर्फ आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लोग कैसे लगाते हैं और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लोग कैसे लगाते हैं उनके बेसिस पर सवाल हो जाएगा। आपको ये भी याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें सुंदरता क्या है तो उस सुंदरता को समझेंगे। मान लीजिए आपने कभी ये चित्र जरूर देखा होगा एस सी वर्मा की किताब के बाहर ये चित्र बना रहता है ये और कई जन ये करके दिखाते हैं कि अगर इसे यहाँ से धकेले टुक करके यहाँ से पुड़ुक करके बाहर निकल जाता है यहाँ से पुड़ुक करके टकराए टुक करके बाहर निकल जाता है। देखा है चित्र। इस चीज को मैं सूत्र से समझाने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करें स्पेशल केस के जरिए फिर समझें। वो जो लोग समझा रहे होते हैं उन सभी गोलियों का मास सेम होता है। क्या होता है उन सभी गोलियों का मास सेम होता है उन सभी गोलियों का मास सेम होता है। मतलब आपका केस होना चाहिए m1 इक्वल टू m2। अगर आपका m1 इक्वल टू m2 अर्थात सेम मास के दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन हो रहा हो अगर सेम मास के दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन हो रहा हो तो उसको रिजल्ट को कैसे ऑब्जर्व करते हैं समझेंगे। तो आएगा स्पेशल केस SPECIAL स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या है फर्स्ट केस
m1 इक्वल टू आप m2 रखो और फिर आप मुझे बताओ कि v1 और v2 का मान कितना आ रहा है। अगर m1 इक्वल टू m2 हुआ तो ये हो जाएगा 0 और m1 m2 2m1 आएगा, देखो 2 आ रहा है, तो 2 से 2 करके कितना है u2 आ रहा है, दिख रहा है नहीं दिखा, u2 आ रहा है। तो यहाँ रखो, ये हो गया 0 0 दिख रहा है, और m1 रखो, ये कट गया, u1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो सेम मास के ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो टकराने के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट, समझे, टकराने के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड से मूव करने लगता है। ठीक, इस चीज को समझेंगे, इस चीज को इस एग्जांपल के जरिए समझेंगे। मान लीजिए ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, जिसको सेम मास नहीं दिख रहा हो वो इंडिविजुअली एक को देख सकता है। किसको देख सकता है? एक को देख सकता है। ठीक है, समझेंगे आप। पहला ऑब्जेक्ट किस में रखा हुआ है? विराम में रखा है। किसकी वेलोसिटी कितनी होगी? u1 0 हो गई, समझ में आया? इसको u1 मान लो, u1 है, इसकी u2 कितनी है? 0 है। बात समझ में? टकराने के बाद सिचुएशन क्या बनेगी इसके अकॉर्डिंग समझे। v1 कितना हो जाएगा, देखो v1 कितना हो जाएगा, देखो v1 u2 के बराबर हो जाएगा। u2 कितना है? 0 हो जाएगा। और v2 u1 के बराबर, v2 कितना हो जाएगा? u1 जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जब तो समान मास की चीजें टकराएंगी तो ये वाला रुक जाएगा और अगला वाला मूव कर जाएगा। देखो u1 वेलोसिटी से आया और रुके हुए से टकराया, तो रुका हुआ ये वाला जो है ये तो चलने लगा और पहला वाला रुक गया। ये पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी था, ये पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी है, ये पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मतलब है जो समान मास के जो ऑब्जेक्ट टकराते हैं, तब अगर दो समान मास के ऑब्जेक्ट में टक्कर लग रही है, दो बिल्कुल एक्जैक्टली समान मास के ऑब्जेक्ट में टक्कर लग रही है, तो आप टक्कर मानना, दो एक्जैक्टली समान मास के ऑब्जेक्ट में टक्कर लगी, तो अगर परफेक्ट इलास्टिक टक्कर है तो टक्कर के बाद पहला वाला बंदा वहीं रुकेगा, अगला बंदा आगे निकल जाएगा उसी वेलोसिटी से। ठीक, कब? अगर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हुआ। ऐसा ही जगह और देखने को मिलता है, अगर आप कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम बोर्ड में आप काली गोटी से काली गोटी को मारें तो आप देखेंगे काली गोटी जिससे आप मार रहे हैं वो स्ट्राइकर उसकी जगह आ जाएगा और वो काली गोटी आगे उसी वेलोसिटी से निकल जाएगी। स्पेशल केस सेकंड में आपको देखने को मिलेगा। स्पेशल केस सेकंड केस, अगर m2 मास जो है वो इनफाइनाइट हो, क्या हो? इनफाइनाइट हो। ठीक, या कह सकते हैं m2 मास जो है वो बहुत ज्यादा हो, किससे? m1 से। इसका मतलब ये हुआ m2 अपॉन m1 बहुत ज्यादा हो, एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पहले वेलोसिटी v1 देखो, v1 इक्वल टू कितना है, देखो m1 प्लस m2 है, जैसे कर लो, दिख रहा है m1 प्लस m2, इसे कर लिया 1 माइनस m2 अपॉन m1 अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन m1। बात समझ आ रही है? u1 प्लस, नीचे में आया क्या? अबे नीचे में आया 2m2 u2 अपॉन m1 1 प्लस m2 अपॉन m1। ठीक, ओके। ऐसे ही जरा दूसरे की वेलोसिटी बताओ, v2 कितना होगा, एंड v2। इतनी बात समझ आई? मैंने करा क्या, मैंने जब स्पेशल केस में आपको बताया कि m2 का मास m1 से बहुत ज्यादा है, m2 का मास जब m1 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये चीज जो है ये एक से बहुत ज्यादा होगी। जब ये चीज एक से ज्यादा होगी और मैं इसको पुट करना चाहता हूँ तो मुझे सिस्टम को ही इसके अंदर रिड्यूस करना पड़ेगा, तो मैंने इसलिए m1 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो जब मैंने m1 कॉमन ले लिया तो ये पूरी इक्वेशन जो है, ये पूरी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। तो ये v1 की वेलोसिटी है, एंड v2 बताओ कितना आएगा, v2 इक्वल टू, यहाँ बताओ कितना आएगा, 2u1 अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन m1। कोई दिक्कत? ठीक है, प्लस यहाँ बताओ कितना है, m2 अपॉन m1 माइनस 1 अपॉन m2 अपॉन m1 प्लस 1 और u2। ठीक, अब इस स्पेशल केस को यूज करके देखो आप, इसमें किसमें? इस स्पेशल केस को यूज करके देखो आप इस सिचुएशन में। एक चीज और बताना चाहता हूँ, आप u2 को 0 ले लो, u2 को क्या ले लो, 0 मीटर पर सेकंड है, और ये हमने लेट किया है, रखो जरा u2 को 0। यहाँ पर u2 है कहीं? नहीं, ये u2 है क्या है? हाँ, u2। तो ये वाला केस 0 हो गया, कितना बचा? सिर्फ ये बचा, कितना? 1 माइनस m2 अपॉन m1 अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू u1। ठीक, यहाँ पे u2 0 खत्म हो गया, कितना बचा? v2 इक्वल टू 2u1 अपॉन 1 प्लस
m2 अपॉन m1। अब जो केस दे रखा है वो अपनाओ। केस में क्या है, इसके रिस्पेक्ट में एक के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है तो एक के रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा है, तो एक को नेगलेक्ट कर सकते हैं, एक को नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब एक की रिस्पेक्ट में ये चीज बहुत बड़ी है तो हम एक को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इस एक को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देख लो यहाँ भी एक को नेगलेक्ट कर दिया, यहाँ भी एक को नेगलेक्ट कर दिया, इससे एक कट गया, कितना आया माइनस का u1 आया, माइनस का u1 आया। ठीक है, यहाँ पे एक को नेगलेक्ट करें, बात समझ में आ रही है भाई। एक को नेगलेक्ट करेंगे तो ये बचेगा, ये कितना होता है 2u1 अपॉन m2 अपॉन m1 आ गया। m2 अपॉन m1 कितना होता है भाई, m2 अपॉन m1 कितना होता है, m2 अपॉन m1 को एक रेस्पेक्ट नेगलेक्ट करा है मैंने, और ये इनफाइनाइट है, एक से तो बहुत बड़ा है ये चीज, एक से तो बहुत बड़ी, यही तो लिखा है मैंने। इसके कंपेयर में अगर इनफाइनाइट मास हुआ तो अगर m2 की वैल्यू इनफाइनाइट मास हुआ, यहाँ अगर मैं कह रहा हूँ m2 का मान लगभग इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है, तो v2 क्या हो जाएगा, नीचे इनफाइनाइट रखो कितना आएगा 2u1 अपॉन इनफाइनाइट कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, इस चीज को समझेंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये पूरा एग्जांपल ये बता रहा है कि अगर कोई अनंत मास का ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, किसका मास का, जितनी भी 2 चीज लिखी होती हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट की लिखी होती हैं, और 1 चीज लिखी होती है वो पहले ऑब्जेक्ट की लिखी होती है। ठीक है, 2 चीज लिखी होती है वो किस ऑब्जेक्ट की होती है, दूसरे ऑब्जेक्ट की होती है, और 1 लिखी होती है वो पहले ऑब्जेक्ट की होती है। ठीक है, तो अगर किसी गेंद को आप दीवार पर फेंक रहे हैं तो दीवार का मास कितना होता है, अनंत होता है। अगर किसी गेंद को आप दीवार पर फेंक रहे हैं तो क्या होगा, समझेंगे। u1 का है हमारा, u1 वेग से हमने बॉल को फेंका, किससे फेंका, u1 वेग से हमने बॉल को फेंका किसकी तरफ, दीवार की तरफ। तो टक्कर से पहले गेंद की वेलोसिटी u1 और दीवार की वेलोसिटी 0, मतलब दीवार रुकी हुई है। क्या समझ में, गेंद को फेंका गया दीवार की तरफ, गेंद की वेलोसिटी u1, दीवार की वेलोसिटी 0, और टक्कर के बाद गेंद की वेलोसिटी कितनी होती है v1। ठीक है, v1 का मान कितना है माइनस का u1, v1 का मान कितना है माइनस माइनस का u1, मतलब उल्टी दिशा में आएगी, और दीवार का वेलोसिटी कितना है 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी छोटे ऑब्जेक्ट को किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के साथ टकराया जाता है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, जबकि पहला वाली वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ही वेलोसिटी से वापस लौट आता है। यही चीज स्ट्राइकर का कंसेप्ट होता है। कैरम बोर्ड में जो स्ट्राइकर मारा जाता है कैरम बोर्ड के कोनों पे, तो कोने वाले का मास बहुत ज्यादा होता है, कैरम बोर्ड के कोनों का मास ज्यादा होता है, तो जितनी स्पीड से स्ट्राइकर जाता है टकरा के इलास्टिक कोलिजन से वापस आता है। कंसेप्ट ये वाला लगता है, बात समझ आ गई। तीसरा केस समझेंगे, थर्ड केस इसको जरा मिटा के यहीं बताता हूँ। थर्ड केस उससे भी शानदार है। अगर मास वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, देखो कैसे, इसको आराम से एनालाइज करके देखना, जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तभी मजा आएगा तुम्हें जब खुद देखोगे। तो थर्ड केस कितना है, थर्ड केस ट्रेन है एक बहुत बड़ी, क्या है ट्रेन, और उसका आगे कुत्ता आ गया डॉग, तो उनके बीच में कोलिजन कैसे देखने को मिलेगा, वो ऐसा देखने को मिलेगा पहले ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है दूसरे ऑब्जेक्ट से, ये तो केस होगा, ठीक है, और ये नहीं, ये केस होगा। इसका मतलब m1 अपॉन m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये केस आपको लगाना है, और दोनों चीज मूव कर रही है, दोनों चीज मूव कर रही है। तो पहले की वेलोसिटी निकालो, m1 अपॉन m2 इज ग्रेटर देन 1 करूंगा तो एक को नेगलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम सुन रहा हूँ, m1 अपॉन m2 इज ग्रेटर देन 1 करो, एक काम करो कुत्ते को रेस्ट में रखो, मतलब क्या जीरो रखूं, u1 v1 क्या जीरो रखूं, u2 जीरो रखो। जब कुत्ते को आप रेस्ट में रखोगे तो चुपचाप कुत्ता बैठा हो, तो ट्रेन ने आके उस ठोका तो क्या देखने को मिलेगा, ट्रेन ने आके ठोका तो u2 जीरो, ये चीज जीरो हो गई। v1 बताओ कितना आएगा, v1 इक्वल टू m1 अपॉन m2 माइनस 1 अपॉन m1 अपॉन m2 प्लस 1 u1, और ये तो जीरो है, ये एक से ज्यादा है तो ये नेगलेक्ट कर दे। समझ हमारी बात, एक से ज्यादा है ना m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 एक से ज्यादा है, तो इसे एक को नेगलेक्ट कर दे, इससे कट गया, कितना है v1 इक्वल टू u1। v2 देखो जरा, v2 देखोगे तो क्या चीज जीरो है, u2 जीरो है, v2 जीरो है, हटा दिया, कितना बचा बताओ 2u1 m1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 2u1 अपॉन m1, कॉमन क्या लेंगे m2, कॉमन क्या लेंगे कितना बचा m1 अपॉन m2 तो है और प्लस
1, तो 1 से तो हमारा बड़ा है, एक को नेगलेक्ट कर देंगे, कितना बचा 2u1। समझ में आया क्या? बताओ कितना बचा, ये चीज बताओ कितना बचा, इज इक्वल टू 2u1 इंटू m1 अपॉन m2 इंटू m1 अपॉन m2 m2 से m2 कैंसिल हो गया, m1 से m2 कैंसिल हो गया, टेबल हो ना, कितना बचा बताओ 2u1। देखने को ये मिलेगा कि जो ट्रेन u1 स्पीड से आ रही थी और u2 स्पीड से कोई कुत्ता बैठा हुआ था, u2 स्पीड से कोई कुत्ता बैठा हुआ था, जैसी ट्रेन टकराएगी तो ट्रेन की वेलोसिटी जो v1 है वो v1 होगी u1, मतलब उसी रफ्तार से चलती रहेगी, एंड कुत्ते की स्पीड जो v2 होगी वो होगी ट्रेन की स्पीड की दुगनी। इसके पर कच्चा उड़ जाता है। जब कोई भारी ऑब्जेक्ट किसी हल्के ऑब्जेक्ट टकराएगा, वो कौन सा भारी, अनंत रेस्पेक्ट का भारी, तो वो कुत्ता जो है ट्रेन की दुगनी रेस्पेक्ट से उड़ जाएगा वहां से, ट्रेन की डबल रेस्पेक्ट, इसलिए इम्पैक्ट ज्यादा लगता है, इसलिए चोट ज्यादा लगती है। बात समझने का काम है। तो ये बहुत ही सुंदर चीज है, जो मैंने आपको पहले बॉल वाला कंसेप्ट बताया वो भी बहुत सुंदर था। जब आप खुद एनालाइज करेंगे, समझेंगे उन चीजों को, तो आपको सुंदर लगेगा वो चीज, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, जबकि मैंने बेसिक रीजन आपको बताया कि आपको सिर्फ क्या लगाना चाहिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाना चाहिए, आपको क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, बुकलेट उठाओ। बुकलेट उठाओ, देखते हैं भाई क्वेश्चन है। कोलिजन आ गया, मोमेंटम एंड कोलिजन आ गया। एक क्वेश्चन देखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन करवाने से पहले मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ये समझेंगे। पेज नंबर 55 पे आओ, फ्रिक्शन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 55 पे आओ यार। पेज नंबर 55 पे आओ, फ्रिक्शन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। दिखा नहीं दिखा? दिख गया। ये समझो क्या कह रहा है। ये है आपका पेज नंबर है 55, क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है, बताओ कौन सा है। पेज नंबर है 55, 7, क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन है 7। बताओ गौरव जी क्या कह रहा है। एक कार है, बताओ पढ़ो। A block of mass m stay at rest on the inclined plane inside a car बिल्कुल सही बात, which is moving with constant acceleration in orbit. कार मूव कर रही है, Constant acceleration. Calculate work done by the friction on the block as the car moves by distance x. बिल्कुल सही है। कार बनाते हैं और इस कार के अंदर जो है एक इंक्लाइन प्लेन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बताओ तुम करना चाहोगे इस क्वेश्चन को। चलो जी, इस कार के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है इस तरीके से, देखते हो ना, चित्र गलत ना बना दूं मैं। एक कार मूव कर रही है कांस्टेंट से ए नोड से, दिक्कत बिल्कुल दिक्कत है। अब कह रहा है कि कार मूव कर जाती है एक्स डिस्टेंस, मतलब पूरा सिस्टम ही एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाता है। बात समझ आ रही है। जब कार एक्स मूव करेगी तो पूरा सिस्टम मूव कर। अब इसके अंदर इंक्लाइन प्लेन के अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, ठीक। तो कार जब मूव करेगी तो बड़ी सीधी सी बात है, इस चीज को समझेंगे कि अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो फट जाएगा क्या, फट गई तो फट गई किताब थोड़ी नहीं, पेपर फटा है। क्या समझ सकते हैं आप, कैसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। वास्तव में ये कंसेप्ट जो है, ये पूरा कंसेप्ट आया है आपका सूडो फोर्स कंसेप्ट, जिसे कहते हैं कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट है। अगर ये चीज, अच्छा एक बात सोचें, आप कार के अंदर बैठे हुए हैं, कार झटके से आगे चल रही है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, झटके से चलना। चुपचाप चल रही है तो क्या एक्सेलरेशन, इंस्टेंट चेंज होना। अगर कार झटके से आगे चलेगी तो तुम्हें झटका पीछे लगेगा, आगे बताओ, पीछे की तरफ पीछे, मतलब जैसे कार आगे बढ़ेगी तुम पीछे की तरफ गिरोगे, क्योंकि तुम पर जो है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम का फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स कह रहे हैं। उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो ए नोट एक्सेलरेशन इस पर ऑब्जेक्ट पर पीछे लग रहा होगा, इस दिशा में कितना होगा, एम ए नोट। कोई दिक्कत बात समझ आ रही? किसकी वजह से, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से एक फिक्सियस फोर्स लगता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से एक फिक्सियस फोर्स लगता है। बात समझ आ रही है? ठीक, आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आप यात्री बैठा हुआ है कार के अंदर, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। हमेशा फ्रेम के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है, ठीक है। हियर
here car is a known inertial frame, so there is a pseudo force apply on object पर एक pseudo force लगता है, ठीक है, लग गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसे एस डिस्प्लेस करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट मान लिया उड़ के मतलब चलने के बाद यहां तक आ जाता है, ठीक। अब बात आती है कैलकुलेट द फोर्स बाय द, किसके द्वारा, कौन से फोर्स के द्वारा निकालना है, कौन से फोर्स को निकालना है, बर्डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। अच्छा, फ्रिक्शन के द्वारा निकालना है। फ्रिक्शन कहाँ होता है भाई, अगर ये गिरना भी चाह रहा होगा तो नीचे गिरना चाह रहा होगा, अगर गिरना भी चाह रहा होगा तो नीचे गिरना चाह रहा हो तो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा ऊपर की तरफ, कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन। हम जानते हैं बाय स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू एस इंटू एन, यही तो होता है फॉर्मूला। लेकिन नॉर्मल कैसे निकालना, तो नॉर्मल के लिए क्या करना, पहले इसका वेट देखेंगे कितना है, mg, अगर इसे थीटा मानेंगे तो कंपोनेंट जोड़ना सीखें, नॉर्मल लगता है ऐसे, नॉर्मल लग गया ऐसे, कोई दिक्कत, तो नॉर्मल लग गया ऐसे। अब थीटा कंपोनेंट देखें कहां बैठेंगे, तो मेरे भाई थीटा ये होगा